आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने इसके पहले जो लेक्चर था उसमें डिमांड अप्रोच था, डिमांड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। मैं जैसे उसमें कहा कि जब डिमांड आपकी ज्यादा होगी तो डिमांड पे क्या हमारे चीजों में चेंजेस आएंगे, और सेविंग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब इसका अप्रोच होगा तो क्या चेंजेस आएंगे इक्विलिब्रियम में। तो आप यहां देखिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैन बी डिटरमाइंड बाय द पॉइंट वेयर एक्स एंटी प्लान सेविंग आर इक्वल टू एक्स एंटी प्लान इन्वेस्टमेंट। यहां अभी एक्स एंटी का मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल एक्स एंटी और एक्स एंटी प्लान, एक्स एंटी प्लान सेविंग और एंड एक्स एंटी प्लान इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक्स एंटी वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहां सीधे सीधे पहले ये समझिए कि जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैन बी डिटरमाइंड बाय द पॉइंट वेयर एक्स एंटी प्लान सेविंग आर इक्वल टू एक्स एंटी प्लान इन्वेस्टमेंट, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट के अगर बराबर होगा, अभी एक्स एंटी और एक्स एंटी प्लान सेविंग और एक्स एंटी प्लान जो है इन्वेस्टमेंट का मैं आगे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो यहां पे इक्विलिब्रियम कब बनेगा, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एडी इज इक्वल टू एएस। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है सेविंग के। तो अगर हम एडी को सी प्लस आई लिख सकते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एएस को हम सी प्लस एस लिख सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हम सी प्लस आई को क्या आई लिख सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला है कि आई का क्या है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे अगर हम सी प्लस आई को, सॉरी सी और सी यहां पे क्रॉस हो जाएगा। अगर मैथ्स की जो अगर आपने पढ़ा है तो इधर सी और इधर सी, ये दोनों एलएचएस और आरएचएस में दोनों इसके साथ कट जाएगा। अब क्या बचा, आई, और इधर बचा एस। तो आई इज इक्वल टू एस हो सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो आप देखिए इसी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कीन्स महोदय इस चैप्टर में, कि एडी जो है एएस के बराबर है, यानी कि आपका एडी इज इक्वल टू अगर एएस है तो आई इज इक्वल टू एस है, यानी कि अगर डिमांड और सेविंग बराबर है तो इन्वेस्टमेंट भी सेविंग के बराबर है। तो आई इज इक्वल टू एस, इसको इस इक्वेशन को इन्होंने इस रूप में सॉल्व किया है। तो इस मतलब इसका ये कहना कि है कि अगर सेविंग अगर इक्वल है इन्वेस्टमेंट की तभी हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट ही यही है कि जब दोनों चीजें बराबर होगी तभी इक्विलिब्रियम बनेगा। आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, तो जहां पे जब चीजें बराबर होती हैं वहां प्राइस की बात थी, तो जब इक्वल होता है तभी इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां भी कह रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग जब बराबर होगा तभी हम उसको इक्विलिब्रियम मानेंगे सेविंग लेवल पे। तो अब आप देखिए इसको, अगर हम इसके बाद ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब इसका हम एक डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो डायग्राम प्लॉट करने पे आप देखिए कि एक हमारा इनकम है आउटपुट एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे, एस और आई, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो आपने पहले ही पढ़ा था कि सेविंग जब हम मार्क करते हैं तो सेविंग क्या होती है, -60, यानी -60 पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहां पे इसको कर दिया एस, और इन्वेस्टमेंट आपका आपने वाई एक्सिस पे ये शो कर दिया आपका आई। तो अब आप देखिए, अब इस प्लॉट पे, इस फिगर पे कहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है कि जहां दोनों चीजें इंटरसेक्ट करेगी। तो आप देखिए आई और एस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि आई एस जो है हमारी सेविंग है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यानी कि इसको हम पॉइंट दे दिए ई। ई का मतलब कि ई पॉइंट पे हमारा, यानी कि वाई आउटपुट, इनकम आउटपुट पे हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है, जहां एस इज इक्वल टू आई हो रहा, यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एस। तो ये आपका एक्चुअल आउटपुट बन के आया। अब ये तो है कि सीन है कि इस पे अगर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट कर रहा तो वहां इक्विलिब्रियम बन रहा है, लेकिन स्थिति क्या है मार्केट में, क्या ऐसा आउटपुट हो रहा है। तो कंडीशन जैसी होगी उसी हिसाब से आप उस चीज को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेगा, उसको बराबर लाने की कोशिश करेगा। अब यहां पे सिंबल दिया हुआ है कि सेविंग जो है, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग हमारी कम है इन्वेस्टमेंट से, तो अगर हम इस चीज को ऐसे कहें
कि सेविंग कम है तो इसका मतलब कि कंजम्पशन ज्यादा है। सेविंग अगर कह रहा है कि कम है तो हमारा कंजम्पशन यानी कि ज्यादा है, मोर है। और कंजम्पशन ज्यादा अगर है तो इसका मतलब कि डिमांड ज्यादा है। किसी चीज का कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब कि डिमांड है। तो डिमांड अगर ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि हमारे पास 6 डिब्बे हैं और प्रोड्यूसर के पास केवल 2 डिब्बे हैं, तो इसका मतलब कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम लाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर ये करेगा कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएगा ताकि डिमांड की पूर्ति की जा सके। तो हमारी मार्केट इकोनॉमिक्स में हमारा इनकम आउटपुट जो वाई है, जहां पे हम कह रहे हैं कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। और स्थिति बाजार मार्केट में ये है कि हमारे पास हमारी डिमांड ज्यादा है और हमारी सप्लाई जो है कम है। तो जब सप्लाई हमारी कम है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उस चीज को पूर्ति करने की कोशिश करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा। तो वो अपने चीजों को बढ़ाने के लिए वो अब जब कंडीशन यहाँ पे क्या मार्केट में हमारा जो आउटपुट है, इनकम आउटपुट क्या है? ओए है, ठीक। हमारा एक्चुअल जो है इंटरसेक्ट होना ये चाहिए कि इनकम आउटपुट ये है, एक इक्विलिब्रियम आपने सेटअप बना दिया। लेकिन मार्केट में हमारा इस कंडीशन जो है कि हमारी जो सेविंग है वो कम है इन्वेस्टमेंट से। तो सेविंग अगर कम है तो इसका मतलब कि कंजम्पशन ज्यादा है, और कंजम्पशन ज्यादा है तो इसका मतलब कि डिमांड ज्यादा है। तो जब डिमांड ज्यादा होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? क्योंकि डिमांड हमारी ज्यादा है, मान लीजिए हमको 6 डिब्बे चाहिए और प्रोड्यूसर के पास केवल 2 ही डिब्बे हैं, तो वो उसकी पूर्ति करने, क्योंकि उसके पास तो सीधे अब तो दे नहीं पा रहा, तो उसके लिए वो क्या प्रयास करेगा? ताकि कि हमारी इनकम आउटपुट बराबर इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो वो क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा कि ये कंडीशन ओए है इकोनॉमिक में, और इस चीज को प्रोड्यूसर बढ़ा के वाई तक आने का कोशिश करेगा ताकि वो यहाँ पे ई पे इक्विलिब्रियम बना सके। यही कंडीशन जब हमारा सेविंग ज्यादा मतलब होगी इन्वेस्टमेंट से, तो उस समय क्या क्या कंजम्पशन हमारा कम है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम अब मान लीजिए कि चाहिए हमको 2 डिब्बे और प्रोड्यूसर के पास है 6 डिब्बे, तो अब तब तो उसकी तो कम हो गई ना, सेविंग उसकी कम है। यहाँ पे S इज लेस देन Y है, यहाँ S इज लेस देन और यहाँ S इज ग्रेटर देन। तो यानी कि S इज ग्रेटर देन है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट को कम करेगा। तो कम करने के लिए, क्योंकि इस समय कंडीशन इसको यहां तक है और उसके पास प्रोडक्ट ज्यादा है बी पॉइंट पे, इसको हम बी पॉइंट दिए। यहाँ पे हमने ए पॉइंट दिया था कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बढ़ा के इनकम आउटपुट पे इक्विलिब्रियम को लाएगा। और जब प्रोड्यूसर के पास ज्यादा है और डिमांड कम है, तो डिमांड जब कम है तो उसके पास प्रोडक्ट ज्यादा है, तो उस प्रोडक्ट को वो रिड्यूस करेगा प्रोड्यूसर। तो रिड्यूस करेगा तो अपनी प्रोडक्ट को वो इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए वो किधर आएगा? वो अपने प्रोडक्शन को यानी अपने प्रोडक्ट को कम करेगा। और ये इधर एरो दिया है, ये रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस का है और ये इंक्रीज का है। तो जब उसके पास प्रोडक्ट कम होगा तो उसको बढ़ाएगा, और जब उसके पास प्रोडक्ट ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उस चीज को वो कम करेगा। जब वो कम करेगा, जब ओबी से ओवाई पे जब प्रोड्यूसर लाएगा, तभी हमारी इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगी। इसका कंसेप्ट यही है कि S इज ग्रेटर देन S इज लेस देन इन I और S इज ग्रेटर देन I। इस कंसेप्ट को, इस चीज को बताने का किन्स महोदय ने प्रयास किया इस डायग्राम के द्वारा। आप इसी चीज का इक्वेशन बनाया, तो पहले तो आप इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का कंसेप्ट ये है, किन्स महोदय ने इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। पहले आप प्लॉट करेंगे डायग्राम के द्वारा, और जब डायग्राम के द्वारा जब आप प्लॉट कर लेंगे तो आप देखिए इसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट पे देखिए, व्हेन S इज लेस देन 1, सॉरी पहले आप ए पॉइंट पे चलिए, ए पॉइंट पे S इज लेस देन 1, जिसको हम पॉइंट ए कहे थे, जहां पे हमको इक्विलिब्रियम बताना है। हाँ, तो इट मीन्स दैट हाउसहोल्ड्स आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस देन व्हाट फर्म एक्सपेक्टेड देम टू। यहां S इज लेस देन, अगर मतलब सेविंग हमारी कम है, ए पॉइंट पे हम ये शो कर रहे हैं इनकम ऑफ आउटपुट पे एक्स एक्सिस पे, कि जब हमारा सेविंग कम है यानी कि हमारा कंजम्पशन ज्यादा है। क्योंकि व्यक्ति का इनकम 2 ही पार्ट में खर्च करता है, या तो वो कंज्यूम करेगा या तो सेविंग करेगा। तो यहाँ पे उसका सेविंग कम है यानी कि कंजम्पशन ज्यादा है, और जब कंजम्पशन ज्यादा है तो इसका मतलब कि वो उसकी डिमांड ज्यादा है। तो जब डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी तो उसको, जब डिमांड का मतलब कि अगर उसको डिब्बे उसके पास
उसकी ज्यादा चाहिए और प्रोड्यूसर के पास डिब्बे कम है, तो उसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए प्रोड्यूसर का क्या रिएक्शन होगा? प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएगा ताकि हमारी इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम बन सके। तो ये देखिए इसी चीज को लिखा है कि अगर हमारी सेविंग कम है तो इसका मतलब कि हम उस कंडीशन में क्या होगा? इट मींस दैट हाउस होल्ड, इसका मतलब कि जो हाउस होल्ड है वो कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं किस चीज पे? एंड सेविंग, और सेविंग कम कर रहे हैं। कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं, और जो कि फर्म्स की जो एक्सपेक्टेड, व्हाट फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, जो फर्म उससे एक्सपेक्ट करती है, जो प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब कि उस कंडीशन में एज ए रिजल्ट इन्वेंट्री फॉल्स below the desired level and bring the inventory back to the decreased level. Firms will increase the production from OA to OI. मैंने जो बताया कि जब वो उसके पास डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उस चीज को प्रोड्यूसर जो है अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएगा और इनकम आउटपुट पे बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए उसका जो एरो होगा OA से, क्योंकि OA जो है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है कि डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उसकी एग्जैक्ट इनकम आउटपुट ये है, और उस इनकम आउटपुट को वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम करने के लिए OA से प्रोड्यूसर OI तक लाने का प्रयास किएगा, जिसको मैंने इस एरो से उस डायग्राम पे प्लॉट किया था। टिल कब तक करेगा? आगे बढ़ेगा, वो इंक्रीज करेगा कब तक? जब तक कि जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? S इज इक्वल टू I, तो वो अपने प्रोडक्ट को तब तक बढ़ाएगा जब तक उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए, यानी कि S इज इक्वल टू I जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को बढ़ाता रहेगा। और यही चीज जब वो B पॉइंट पे कर रहा है, यानी कि जब डिमांड कम है और प्रोड्यूसर के पास ज्यादा प्रोडक्ट है, तो वो अपने चीजों को रिड्यूस करेगा। कब तक करेगा? जब तक उसकी S इज इक्वल टू I नहीं हो जाएगा। यही दोनों कंसेप्ट है सेविंग इन्वेस्टमेंट का। जो आपने डिमांड इन्वेस्टमेंट आपने पहले पढ़ा, अब सेविंग इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है, तो ये प्रोड्यूसर के लिए कि जब डिमांड ज्यादा होगी और प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्ट कम है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ेगा, वो प्रोडक्ट को तैयार करेगा और तब तक करेगा जब तक कि वो S इज इक्वल टू I ना हो जाए। और जब मार्केट में डिमांड कम है और प्रोडक्ट आपके पास सप्लाई ज्यादा है प्रोड्यूसर के पास, तो वो अपने प्रोडक्ट को रिड्यूस करेगा तब तक जब तक कि S इज इक्वल टू I ना हो जाए। तो एक जगह इंक्रीज करना और एक जगह डिक्रीज करना है। तो S इज इक्वल टू I A पॉइंट पे इन्होंने ये कहा, और दूसरा उन्होंने B पॉइंट पे, ये चीज को B पॉइंट पे मार्क किया है, जिसको मैंने कहा कि अपने को रिड्यूस करेगा। तो S इज लेस देन 1 I, तो पॉइंट B पे क्या करेगा? देखिए, इट मीन्स दैट हाउस होल्ड सेव मोर एंड नॉट कंज्यूम, क्योंकि वहां पे हाउस होल्ड क्या कर रहा है? अपनी चीजों को सेविंग ज्यादा कर रहा है, इन्वेस्ट आप कंज्यूम कम कर रहा है। और पहले वाले में ए पॉइंट पे क्या कर रहा था? वो कंज्यूम ज्यादा कर रहा था, सेव कम कर रहा था। तो उस कंडीशन में उसको इंक्रीज करना है प्रोड्यूसर को, और जब सेविंग ज्यादा हाउस होल्ड करने लगेंगे और कंज्यूम कम करेंगे, तो उस कंडीशन में हाउस होल्ड को अपने प्रोडक्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट इन्वेंट्री राइजेस अबव द डिजायर्ड लेवल एंड टू क्लियर द अनवांटेड स्टॉक फॉर्म विल रिड्यूस। अनवांटेड मतलब उसके पास और चीजें पड़ी हैं, रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फिर भी उसके पास स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है, तो उस चीज को वो रिड्यूस करेगा। रिडक्शन द प्रोडक्शन फ्रॉम OB टू OI, वो अपने लेवल को लाने के लिए S इज इक्वल टू I लाने के लिए OB से OI की तरफ मार्क करेगा, ऑपोजिट चलेगा। और टिल सेविंग बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कब तक करेगा? जब तक S इज इक्वल टू I ना हो जाएगा। S इज इक्वल टू I, तब तक ये चीजें प्रक्रिया चलती रहेगी। दैट्स क्लियर? चलिए, अब मैंने एक वर्ड इसमें बोला था एक्स एंटी वर्ड आगे अभी पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड में भी कि एक्स एंटी होता क्या है। तो पहले आप एक्स एंटी का मतलब समझिए। एक्स एंटी प्लांट सेविंग एंड और इन्वेस्टमेंट, और दूसरा वर्ड है एक्स पोस्ट प्लांट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे आप मान लीजिए, आप जब 11th पास करेंगे और जब 12th में आप जाएंगे, तो आप एक प्लान करते हो कि हम 12th में हम ये कर देंगे, 12th में हम तो ऐसा नंबर ला देंगे कि कोई देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे। तो ये आपकी जो बिगिनिंग की प्लानिंग है, जो आपने प्लान किया, वो एक्स एंटी है। और जो रिजल्ट आएगा आफ्टर 12th, जब आप एग्जाम दे देंगे और जब रिजल्ट आएगा, वो एक्स पोस्ट है। तो ये एक्स एंटी और एक्स प्लांट का ये कंसेप्ट ये है कि एक्स एंटी सेविंग, यानी कि हमारी बिगिनिंग में क्या सेविंग थी
और एक्स पोस्ट सेविंग, यानी कि हमारे लास्ट में एंड ऑफ द रिजल्ट हमारी सेविंग क्या है, तो उसको एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हमने कितना इन्वेस्ट किया था बिगिनिंग में, और बिगिनिंग का तो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम बिगिनिंग ऑफ द सेशन जो हमने अपनी सेविंग की और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसको एक्स एंटी के नाम से जाना जाता है। और आफ्टर 1 ईयर हम रिजल्ट के बाद, जब हम 1 साल के बाद एंड ऑफ द रिजल्ट जब देखेंगे तो उसको एक्स पोस्ट कहा जाएगा, वो प्लान्ड है। तो ये दोनों प्लानिंग का कंसेप्ट है, एक है बिफोर और एक है आफ्टर, कि रिजल्ट जो हुआ एक्स पोस्ट होगा, वो सेविंग का भी और इन्वेस्टमेंट का भी, और जो पहले हम प्लानिंग किया वो हमारी सेविंग का भी एक्स प्लान्ड होगा और इन्वेस्टमेंट का भी एक्स एंटी प्लान्ड होगा। तो दोनों प्लान्ड है और एक एक्स एंटी है एट द बिगिनिंग ऑफ द और एट द रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है वो पोस्ट है और जो बिगिनिंग है वो एक्स एंटी है। तो देखिए इसी को एक्सप्लेन किया है, द सेविंग विच आर प्लान्ड ऑफ डिजायर्ड और intended to be made by all the household in the economy at different level of income during the period of time are called ex ante saving और ex ante saving और planned saving। इसको हम ex ante saving और planned saving कहते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने अपने जो हाउस होल्ड अपने लिए जो प्लान करता है और इन द इकोनॉमिक एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अब अलग अलग जिसकी जिसकी इनकम जैसे, और ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, अपने समय में, तो इसी को हम एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी, और दीज आर प्लान एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। और ये कैसा प्लान है, ये स्टार्टिंग का प्लान है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसी तरह ये तो सेविंग की हो गई। इसी तरह एक्स एंटी द इन्वेस्टमेंट विच इज प्लान और डिजायर्ड, जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमने प्लान किया, इंटेंडेड टू बी मेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी, जो भी उसमें प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लान किया कि हम इतना प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि हमें इतना प्रोडक्ट बनाना है, तो ये हमारी प्लानिंग है बिगिनिंग की। और हमारा क्या आगे हम बताएंगे कि हमारी क्या सोल्ड हुई, कितना बचा, ये हमारा रिजल्ट है, तो वो एक्स पोस्ट होगा, उसको आगे बता रहा हूं मैं। ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। जो हम हाउस होल्ड जो सेव कर रहा स्टार्टिंग बिगिनिंग में, वो उसकी एक्स एंटी सेविंग है, और जो प्रोड्यूसर अपने चीजों को इन्वेस्ट कर रहा है इकोनॉमिक में, जो प्रोडक्शन तैयार कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो उसी को हम एक्स एंटी प्लान इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये भी क्या है, बिगिनिंग प्लानर है, इट इज द बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। और एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में और मे नॉट बी इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी टेक प्लेस ओनली व्हेन दीज टू आर इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है, एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में और मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि सेविंग जितनी उतनी हमारा इन्वेस्टमेंट है, हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है। तो इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक टेक प्लेस ओनली व्हेन दीज टू आर, और ये यही तो इक्विलिब्रियम है कि जब दोनों बराबर होगा, यानी कि S इज इक्वल टू I होगा, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा। लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन में जरूरी नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों हमारा बराबर हो। उसी चीज को बराबर करने के लिए, क्योंकि हाउस होल्ड सेविंग कुछ किया है और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कुछ किया है, तो ये दोनों चीजें जरूरी नहीं है कि मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक टेक प्लेस ओनली, और जो केवल इक्विलिब्रियम ही ऐसा एक चीज है जो दोनों को इक्वल ला सकता है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इसी तरह एक्स पोस्ट पे आइए कि एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है। एक्स पोस्ट का मतलब कि एक्चुअल, आपने क्या जो प्लानिंग किया था, अब आपके सामने रिजल्ट है। आपने प्लानिंग किया कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छा करूंगा, मैं पूरा स्कूल का टॉपर बनूंगा, आपने प्लानिंग तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब रिजल्ट आया, तो जो रिजल्ट आया कि अब आप टॉपर में हैं कि नहीं है, कि आप कितने परसेंट पे हैं, जो आपने प्लान किया था एग्जैक्ट वो है कि नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एक्स प्लान, एक्स पोस्ट प्लान, यानी कि एक्स पोस्ट एक्चुअल, इसको हम एक्चुअल कहते हैं, और उसको हम एक्स एंटी को प्लान्ड कहते हैं, और ये एक्चुअल पोजीशन कहते हैं जो रिजल्ट है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग में और हमारे इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल क्या पोजीशन है, क्या रिजल्ट है, उसकी बात हम एक्स पोस्ट में कहते हैं। तो द सेविंग विच हैव बीन एक्चुअली सेव्ड बाय ऑल द हाउस होल्ड कॉल्ड एक्स पोस्ट, जो उन्होंने सेव किया है, जितना बचा उसके पास, अब इसका जितना उसके पास सेविंग है हाउस होल्ड के पास, वही उसकी एक्स पोस्ट है। और ये क्या होता है, ये इट इज द मेजर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, वही एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि सेशन खत्म हुआ, अब आपके पास एग्जैक्ट कितने पैसे बचे हुए, सेविंग के रूप में कितना। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपने प्लानिंग किया था, अब आज के डेट में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब आज के डेट में आपके पास मालूम चला कि आपने जो इन्वेस्ट किया था, प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्ट ज्यादा है,
जो हमने फिगर पे हमने प्लॉट किया कि अब आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा, तो यही तो एक्चुअल पोजीशन है ना। आपने प्लान किया था कि हमारा सारा चीजें जो हम इतना बनाएंगे, अब एट द एंड ऑफ द रिजल्ट जो है पोस्ट जो हम कह रहे हैं, उस समय आपके पास या तो प्रोडक्ट कम है और या तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा है, यही दो कंडीशन है। तो ये जो रिजल्ट है कम है या ज्यादा है, यही आपकी एग्जैक्ट पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में किन्स महोदय ने ये कहा है, इसको हम एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, एक्स पोस्ट सेविंग कहेंगे और एक्स पोस्ट हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इसी को कहा है कि ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आर कॉल्ड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। और ये कैसा मेजरमेंट है, ये मेजर्ड जो है एंड ऑफ द पीरियड, लास्ट में इसको मेजर किया जाता है। तो अब अकॉर्डिंग टू किन्स ने क्या कहा, सबसे बड़ी चीज, एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल इन द इकोनॉमी। किन्स ने कहा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक में इक्वल होता है, लेकिन अब जैसे हमने पढ़ा था कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एडी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीजें हमने किन्स महोदय के अकॉर्डिंग पढ़ा। अब इन्होंने कहा कि किन्स महोदय ने कहा कि यही स्टडी एक्स एंटी जो है, यानी कि जो ये जितनी चीजें थी क्या हमारी प्लान्ड वे में था, एक्चुअल नहीं है, ये मेरी प्लानिंग है। एक्चुअल क्या है, अब ये कई जगह किताब में लिखा हुआ है कि कभी हो नहीं सकता है कि सेविंग इज इक्वल टू जितना सेविंग है उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इसीलिए इसको कहा कि जो किन्स महोदय ने इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ये हमारा प्लान्ड वे में है। कंजम्पशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सेविंग हो, चाहे एग्रीगेट डिमांड हो, चाहे एग्रीगेट सप्लाई हो, या ये सारा चीजें हमारे, तो ये किन्स महोदय ने कहा कि ये किन्स महोदय ने इस प्लान्ड बेस्ड थ्योरी की चर्चा की है इस चैप्टर में कि ये हमारी इनकम, हमारी इकोनॉमी की प्लानिंग है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना सेविंग, कितना एग्रीगेट डिमांड, कितना एग्रीगेट सप्लाई, कितना एग्रीगेट सेविंग, ये सारी चीजें हमारी एक्स एंटी। और मैंने एक्स एंटी का एक्सप्लेनेशन किया कि एक्स एंटी का मतलब होता है कि प्लानिंग ऑफ द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। ये हमारा प्लान थ्योरी है कि जो किन्स महोदय ने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी क्लास लेंगे, उसमें हम और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।